नहीं क्या जानना? 800 मल्टीप्लाइड बाई 17, 13,000। टोटल स्कूल्स कितना है? डिफरेंस कितना आ रहा है? लगभग 900 का। डू यू नो व्हाई डिड आई मल्टीप्लाई विद 17? I keep on showing there are 17 major states in India, out of which Odisha is one of them. अगर ओडिशा को 800 दे रहा है तो बाकी लोग को एवरेज में भी तो दे रहा होगा ना 800। कितना दिया? तो कितने स्कूल्स डेवलप हो गए? 13,600। टोटल कितना डेवलप करना है? बचा कितना? ये कितनों में बटेगा? यूटीज और हिमालयन स्टेट्स, ये सारे स्टेट में 900 बटेगा। तो जिसने इस चीज को डिवाइस किया 800, लॉजिकली करेक्ट लग रहा है या नहीं लग रहा है? तो सोचो, आप क्यों नहीं कर सकते? यू कैन ऑल्सो डू इट, प्रोवाइडिंग यू आर प्रोवाइडिंग ए सर्टन नंबर। लेट्स से यू हैव 3 लिटिल सिस्टर्स एंड यू हैव लेट्स से 3,000 रुपीज। तो क्या करोगे भाई? सबको 1,000 दे दोगे? एक बिल्कुल छोटी सी है, बिल्कुल ही छोटी सी है, उसको 1,000 दोगे? नहीं दोगे ना? वही कर रहा है गवर्नमेंट। 17 मेजर स्टेट्स 800। अरे ये एनोनिमस नंबर है, आई डोंट नो व्हाट दे आर प्रोवाइडिंग टू अदर स्टेट्स, बट ऑन एन एवरेज, एज बिकॉज ओडिशा इज अ मेजर स्टेट, आई एम टेकिंग इट एज एन एवरेज। अगर इसको एवरेज भी लेते हैं तो करेक्ट आ रहा है। दिस इज द एनालिसिस आई एम टॉकिंग अबाउट। इस तरह से सोचिए आप। देखो भाई, स्टेट प्लानिंग बोर्ड एक होता है, ठीक है? दे आर रिप्लेसिंग दिस विथ ए न्यू वन। हु? गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा, प्रिसाइडेड बाई द सीएम। क्या है इसका काम? है भाई पॉलिसी फॉर्मुलेशन। जैसा प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, abolished, but states can keep this intact by using स्टेट प्लानिंग बोर्ड। प्लानिंग कमीशन नाम नहीं है, स्टेट प्लानिंग बोर्ड है। व्हाट दे आर डूइंग भाई, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है फॉर्म्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा टू फॉर्मुलेट एंड मॉनिटर द डेवलपमेंट प्लान्स ऑफ द स्टेट। इट इज हेडेड बाय द सीएम ऑफ द स्टेट। इतना ही जानो, और जानने की जरूरत नहीं है। जो प्लानिंग कमीशन का मोटा मोटी काम था वैसा ही काम है इसका। अब इसमें इतना डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द अप्रोच, इज इट बॉटम अप और नॉट, ठीक है? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिसी मेकिंग है या नहीं, इट इज नॉट दैट एन इम्पॉर्टेंट बॉडी, इसीलिए। हाँ, नेक्स्ट भाई, वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट वन विच इज पारादीप पोर्ट। व्हाई इज इट इन न्यूज? देखो क्या है ना, देर इज समथिंग कॉल्ड कार्गो, क्या बोलते हैं, सी आई टेल यू समथिंग, दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ प्रिपरेशन। क्या होता है ना, हाउ मेनी years have you given to preparation? This is the first year, you again the first year। देखो क्या होता है, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। देखो तो फर्स्ट ईयर में बहुत जोश भी होता है, और हम ये भी समझते हैं कि सब कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या पता चलता है ना कि मेजर सब्जेक्ट कंप्लीट ऑलमोस्ट हो गए हैं, बाकी छूट जाता है। मेजर सब्जेक्ट्स एज इन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, देन इकोनॉमी। इकोनॉमी भी आपको मालूम नहीं होता है कि मैंने क्या मिस कर गया। एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, उसके साथ बहुत सारे चीज़ है सिविल सर्विस के प्रिपरेशन में जो मिस आउट हो जाते हैं। जो मिस आउट हो जाते हैं उसमें से एक पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, विच इज इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट इन इकोनॉमी ऑफ जीएस पेपर 3। ये मिस हो जाता है भैया। जीएस पेपर 3 का इकोनॉमी में एक इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्शन है, वो आपका हमेशा मिस हो जाता है। क्योंकि वो मिस हो जाता है तो आपको ये सारे टर्म्स मालूम नहीं चलते। क्या है ये? कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी,
कि हर पोर्ट का अपना कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी होता है. You know, western coast of India has natural harbors. Geography. You know that? Don't know? जानना चाहिए आपको. You have a geography optional. You must know why western side of this country, the coastline of this country, is a natural harbor. Hint is continental plate. ठीक है? सोचना उस पर. Anyhow, very good. Still, you must know in detail the geological thing and all. You must know it. So the Paradip Port Authority has clocked around 41.12 million metric tons of cargo handling capacity even in the first 100 days. Achieving this feat on the eastern coast of this country is not a little thing. बहुत बड़ी चीज है. आपको मालूम है इतना कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी इसका क्यों हो रहा है? मैडम ज्योग्राफी, सी in the eastern side, this is our country is something like this, the peninsular India. इसी तरह का है ना. Let's say this is the Paradip port. क्या है ना यहाँ पे, in this place, अगर आपको नहीं मालूम है याद रखना, भूलना मत कभी. The soil beneath the harbor is very, I'll change the color, is very soft. आप पूछोगे क्या होगा सॉफ्ट है? तो शिप किस साइज का शिप आके डॉक करता है वहां पे? व्हाट काइंड ऑफ शिप्स, व्हाट इज साइज ऑफ द शिप विच डॉक्स डिपेंड्स ऑन द डेप्थ ऑफ द पोर्ट. कितना डेप्थ है उसका, है ना? तो कल के डेट में अगर आपको बहुत डेप्थ की, बहुत बड़े बड़े शिप को भी लाने की जरूरत है, पारादीप का अंडरनीथ सॉइल इज वेरी सॉफ्ट. तो क्या होगा? यू कैन इजीली एक्सकावेट इट, you can easily dig it out and deepen it as per your liking. So this is the advantage with Paradip. You won't find this in books. This is something you need to develop yourself. खोजना होगा आपको और उसको proper use करना होगा. How is it linked to cargo handling capacity? This is one factor. Another factor is गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक विजन है कि पारादीप पोर्ट को वो ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनाना चाहता है. अगर वो ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनाना चाहता है तो आपको कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी तो उधर अच्छा चाहिए ना. सो इट इज प्रिपेयरिंग इट. गेटिंग द होल पॉइंट? आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड. तो क्या है भाई, ये द नंबर्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. What is important is they are enhancing their capacities by the day, by the time. समझ रहे हैं? This is all about it. तो क्या है, वो बोल रहा है कि it sets a new record reflecting a 4.78% growth compared to इतना. So and you must know it is the 8th largest port in this country. 8th largest port, समझ रहे हैं आप? मतलब बहुत बड़ा पोर्ट नहीं है. स्टिल इसका कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी इतना ज्यादा हो रहा है. तो उसको और एक्सपैंड, उसके एक्सपेंशन के लिए क्या चाहिए कि उसको एक विजन दीजिए, उसको एक टारगेट दीजिए. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोला कि मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ कि आपको ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनाएंगे. तो उनके पास भी जोश आएगा कि काम करने के लिए, मोटिवेशन होगा. दैट इज द थिंग. यू नाउ अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स आर वर्किंग. If you don't have a target, you don't have the motivation to work. You have a target in the next 12 days. There is your examinations. तो अभी मन करे नहीं करे चलो पढ़ लेते हैं कुछ. अभी यही अगर 120 दिन होता तो चलो आज नहीं तो कल देखते हैं. ये होता है. So this is the significance. There is a National Fish Farmers Day. क्या होता है भाई फिश फार्मर्स डे? ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एंड एग्रीकल्चर दे ऑब्जर्व दिस फिश फार्मर डे. क्या होता है? 10th जुलाई को हर साल वो सेलिब्रेट करते हैं भाई. तो ये इंपॉर्टेंट क्यों हमारे स्टेट में? बिकॉज ओडिशा टॉप्स इन, बेसिकली इंडिया टॉप्स इन श्रिम्प प्रोडक्शन. मालूम है आपको? श्रिम्प प्रोडक्शन में इंडिया टॉप्स द एक्सपोर्ट.
India tops the list. I'll tell you actually. Yes, you can mention that also. India is the third largest fish producer in the world. You can mention also. India is the third largest fish producer in the world. ब्रैकेट में आप ये लिख सकते हैं, it has 8% of the global share of fish production. It is first in shrimp production. And it is a sunrise, it is recognized as a sunrise sector in India. समझते हैं what is sunrise sector? नहीं. Write it down, I'll tell you. Sunrise sector, do you understand? Where there is a need of sunrise. जहाँ पे सनराइज हुआ ही नहीं हो पहले, मतलब फ्लैगशिप है, नया है, उसमें ज्यादा फोकस दिया जा रहा है, इसीलिए उसको सनराइज कहते हैं. ठीक है, यही सब है, बाकी डिटेल्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. अब नेशनल फिश फार्मर डे का हिस्ट्री इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट. अच्छा, फिशरी सेक्टर में यू नो there is a material which has been given to you or might be given to you, Odisha economy material. You will be getting every detail, budgetary provision, economic survey क्या बोल रहे हैं, आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, one stop solution है. This is available, you can procure it and you can take the data. Okay, in every sector. This is in economy, Odisha economy. ठीक है, ये सब तो मालूम होगा. इनिशिएटिव क्या, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा का क्या इनिशिएटिव है, आई हैव टोल्ड इन द प्रीवियस क्लासेस. आई हैव डिक्टेटेड यू इन डिटेल, सारा फिशरी से रिलेटेड आप देख सकते हैं उसको. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज मैंग्रोव्स. यू नो how mangroves helps in the ecosystem preservation. One of the main mangroves significance is it stops erosion. तो इरोजन जब वो बचाता है तो मैंग्रोव प्लांटेशन जो है वहां पे गंजाम डिस्ट्रिक्ट में वो लोग कर रहे हैं. व्हाई? टू स्टॉप द मेनेस ऑफ सॉइल इरोजन. दैट मींस सॉइल इरोजन हो रहा है ना, तो उसको रोकने के लिए कर रहे हैं. गेटिंग इट? तो मैंग्रोव्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव आया था. यू नो दैट मिस्टी स्कीम. देयर इज अ मिस्टी स्कीम फॉर मैंग्रोव प्रोटेक्शन एंड in general in Ganjam district. अच्छा, you know why there is a more erosion in Ganjam district? I'll again show you the map. If this is Odisha, this extent is Odisha, let's say. ठीक है, I'll have 3 divisions. This is the middle coastal part where river Brahmani, Baitarani, Mahanadi, these all drain. तो ये जहाँ ड्रेन करते हैं ना, यहाँ पे कोस्टल प्लेन्स आर वेरी वाइड. यहाँ पे आपको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सैंडबार्स मिल जाएंगे. लेकिन ये वाले कोस्टल प्लेन में यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, दीज आर वेरी नैरो. गेटिंग इट? दैट मीन्स आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास अबाउट सोनापुर बीच. वेयर इज इट? आज तक वो डेवलप क्यों नहीं हुआ टूरिज्म के लिए? बिकॉज द बीच इज वेरी नैरो. दैट मीन्स द ड्रेनेज जहां ड्रेन करता है ना, वो बहुत बड़ा डेल्टा नहीं बनाता है. समझ रहे हैं? वो जो समंदर के साथ मिल रहा है ना, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग डेल्टा नहीं बनाता. इट इज वेरी नैरो. द साउदर्न एंड द नॉर्दर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ ओडिशा आर नैरो इन नेचर. तो जहां पर नैरो है वहां पे इरोड होने का भी चांसेस बहुत ज्यादा है. तो आप उसको नेचुरली कैसे एम्बैंकमेंट प्रोवाइड करेंगे? भाई मैंग्रोव प्लांट कर दो. It will take care of itself because it is salt resistive. बहुत इजीली वहां पे सर्वाइव कर जाएगा. इसका स्टिल्ट रूट्स होते हैं. They will find a way to adapt themselves. Getting it? ये सब आप लोग देख लेना, यही है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. एंड एक चीज आप देख लेना, इन ओडिशा देयर इज अ मैंग्रोव वेराइटी इन ओडिशा.
कौन थी लाना है, सुंदरी और समथिंग, आई डोंट रिमेम्बर। वो ठीक है, आप देख लेना क्या है, व्हाट इज द नेम, यू जस्ट सी, बस प्लीज रिमेंबर इट्स बोटानिकल नेम, ठीक है। प्लीज गो थ्रू द बोटानिकल नेम ऑफ दैट ट्री विच इज वेरी वेरी प्रेवलेंट इन ओडिशा। बुझियो जी, अंडरस्टूड। और तो कुछ खास नहीं है उसमें मैंग्रोव्स के लिए। अच्छा, if you know about Sonapur beach, which river drains in the Sonapur beach? No, no revision, huh? I think it's Bahuda river. What is this? Some delegates from Singapore have come to India to invest in Odisha. तो वो कहाँ पे आया? सिंगापुर, सिंगापुर से आया, मेट द सीएम ऑफ ओडिशा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, इन इंडिया देर आर मेनी स्टेट्स, लेट्स से इफ अ स्टेट केरला engages with international relation of, let's say, Oman, and it channelizes its diplomatic talk with this country, is it permissible in India? Is it permissible? Are you getting it? I'm not talking about government of India, this is the state of Kerala. एक स्टेट किसी फॉरेन कंट्री के साथ डिप्लोमेटिक टॉक्स में, अराउंड द टेबल टॉक्स में एंगेज्ड है विदाउट द कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इज इट एक्सेप्टेबल? फॉरेन अफेयर्स इज इन यूनियन लिस्ट, स्टेट कैसे कर सकता है? तो दिस इज ऑल्सो ए कॉन्ट्रोवर्सी इन दीज डेज बिकॉज केरला इज एक्चुअली डूइंग ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। सो दिस इज वायलेटेटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, समझ रहे हैं? तो आप ये बोल सकते हैं भाई सिंगापुर के डेलीगेट वो आके सीएम ऑफ ओडिशा से कैसे मिल रहे हैं? दिस कैन बी डन, क्यों? बिकॉज द टॉक्स हैव बीन चैनलाइज्ड विद ओडिशा विद द कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे विदाउट कंसेंट है। तो इसको कभी कभी बोलते हैं कॉन्टिनेंटल डिप्लोमेसी, ऐसे कुछ बोलते हैं कॉन्टिनेंटल डिप्लोमेसी, मतलब आप गूगल में सर्च कर लेना इसको, कॉन्टिनेंटल डिप्लोमेसी देखना। इट जस्ट केम टू माई माइंड, आई टोल्ड यू। है, चलो यहाँ पे क्यों आया भाई? इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा यहाँ पे है भाई? उत्कर्ष उत्कड़, उत्कर्ष उत्कड़, if you remember, I've told you this is the scheme for bringing investments into Odisha, उत्कर्ष उत्कड़। भाई क्यों आ रहे हैं वो लोग? पार्टनरशिप से क्या होगा? इंक्रीज इन एफडीआई, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, साथ साथ क्या आएगा? बाई प्रोडक्ट्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, स्किल एम्पावरमेंट से क्या करोगे? एम्प्लॉयमेंट तो चाहिए ना। तो किस किस सेक्टर में वो लोग करेंगे? सबसे पहला चीज है टूरिज्म, दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं इट इज hospitality sector. This is a huge sector in our state, hospitality sector, and development, ports and skill development etc. ये सारा चीज तो होंगे। मेन चीज इज टूरिज्म। बोलते हैं ना उड़ीसा को बेस्ट केप्ट सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड, ये ऐसा कुछ बोलते हैं। yes. Then comes Odisha budget. I have taken a whole class on Odisha budget, each and every provision. Were you there in the class? Yes, you were there. So I have taken everything in detail. You have that PDF also. You people go through it. Nothing more than that PDF can be asked in the examination as far as my understanding is concerned. So these are the budgetary provisions provided to you. Huh? So budgetary provisions to है गलाइटी। If you want, go to that YouTube link that is available on YouTube, I think so. You can go there. If you don't know, ask him, he will guide you. You go through that. I think you will be having a very holistic understanding from that.
that two classes are of economic survey, one is of budget. So the previous topic we saw here was budget. So if you want to see economic survey, two classes of economic survey are there, one class of budget is there. So you can go through it in detail, and the PDF is also available with you people. Telegram, in Telegram, it's available. Even I think in your official WhatsApp group it's there. Now go through the next one quickly. In the previous class also I told you how many schemes, how many different initiatives the government is taking only for skill development. Skills on bus, skills on wheels, कितना इनिशिएटिव्स हमने देखा. ओडी सर्व, एक और इनिशिएटिव और मैच देख लिए. क्यों? ऑल फॉर स्किल डेवलपमेंट. आप समझ रहे हैं कि कितना बड़ा प्रॉब्लम है हमारे करिकुलम में और जॉब्स में. ये सारे चीजों को ब्रिज करने के लिए स्किल डेवलपमेंट किया जाता है. It is not the thing that the jobs are not available. Jobs are available, but we are not employable. To make ourselves employable, we need to go for skill development. For that, the state government, for that, the Odisha Rural Development Marketing Society has signed 13 MOUs. आप समझ रहे हैं ये सब क्यों हो गया? Next, basically for the rural youth. That Odisha for was what was that for? For women, I think so. Basically for the women. ऐसे डिफरेंट क्लास ऑफ द सोसाइटीज के लिए अलग अलग इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट लेती है. ठीक है. अब देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड क्या कर दिया कार्बन मोनोऑक्साइड ने. देखो कार्बन मोनोऑक्साइड हैज लीक्ड फ्रॉम RSP and workers were in critical condition. Now you tell me what would have happened. क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड लीक हो गया तो क्या प्रॉब्लम हो गया? You are inhaling. What you are inhaling? Oxygen. In that case, those people would have inhaled what? Carbon monoxide. तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है? It has a very strong love with hemoglobin. पता है कार्बन मोनोऑक्साइड को हेमोग्लोबिन से बहुत प्यार है. द मूवमेंट कार्बन मोनोऑक्साइड फाइंड्स हेमोग्लोबिन, वो दोनों साथ हो जाते हैं और वो बनाते हैं कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन. क्या बनाते हैं? कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन. उससे क्या होता है ना, हेमोग्लोबिन आपके ब्लड के पिगमेंट्स में होता है ना. तो हेमोग्लोबिन तो निकल गया तो आपके रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे. तो ये जो क्रिटिकल कंडीशन में है मर जा सकते हैं. यही है प्रॉब्लम कार्बन मोनोऑक्साइड का. तो अब कार्बन मोनोऑक्साइड, इफ इट इज इन न्यूज, आई विल आस्क यू, इज इट अ ग्रीन हाउस गैस और नॉट? Yes and no both. You? No. Sure. Why? Why do you think so? अच्छा, एक और चीज, कलरलेस एंड ओडरलेस याद रखना. ओपीएससी के प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चंस कुछ आ भी जाते हैं. OPSC is very notorious for asking whether a certain gas is greenhouse or not. जैसे उसका बहुत फेवरेट है ये पूछना, N2O NO2 ये दोनों में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग करता है, कौन सा ग्लोबल कूलिंग करता है, इस तरह से. एंड वाटर वेपर वो ग्रीन हाउस गैस है या नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है या नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड है या नहीं. अरे बताइए, समझ रहे हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड इन डिफरेंट सोर्सेस, कोई बोलता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, कोई बोलता है नहीं है. मैं क्या बोलता हूं? वो ग्रीन हाउस गैस है. अब पॉइंट है कि कैसे प्रूव होगा.
इसका नाम सुना है? IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये क्या करता है ना, कैलकुलेट करता है, इसका काम है, मतलब वन ऑफ द वर्क्स ऑफ IPCC इज टू कैलकुलेट व्हाट, द ग्रीन हाउस पोटेंशियल ऑफ गैसेस। नहीं समझ में आ रहा है? ग्रीन हाउस पोटेंशियल होता है गैस का, किसी भी ग्रीन हाउस गैस का, जैसे सी, let's say we are talking about carbon. Oh shit, what is this? Let's say I'm talking about carbon dioxide. So carbon dioxide, is it a greenhouse gas or not? First question is, it is a greenhouse gas. ये तो established, ठीक है. Let us say I'm talking about methane. ग्रीनहाउस गैस है या नहीं है? तो एक मेट्रिक है, मेट्रिक मतलब एक स्टैंडर्डाइजेशन है, उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस पोटेंशियल। तो ये मेट्रिक से क्या मालूम चलता है कि विथ रेस्पेक्ट टू कार्बन डाइऑक्साइड, क्या, विथ रेस्पेक्ट टू द पोटेंशियल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर एग्जांपल मीथेन, उसका कितना पोटेंशियल है विथ रेस्पेक्ट टू कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब मान लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का पोटेंशियल 1 है, तो उससे कितना गुना ज्यादा है, हाउ मेनी टाइम्स मोर हैज द पोटेंशियल ऑफ मीथेन इन क्रिएटिंग ग्रीन हाउस गैसेस। समझ रहे हैं आप बात? तो दिस इज द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड किसको मान लिया? कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी किसी भी गैस के बारे में बात करो, वो कार्बन डाइऑक्साइड से कितना टाइम्स ज्यादा वो ग्रीन हाउस पोटेंशियल रखता है। समझ रहे हैं ना? तो मीथेन का उस तरह से निकलता है। उसी तरह से जब, वेयर इज इट, उसी तरह से व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड, ये काम आईपीसीसी का है कि वो बताता है कि कैलकुलेट करके किसी का ग्रीन हाउस पोटेंशियल कितना है। तो उसने बोला कि कार्बन मोनोऑक्साइड का 1 to 3 टाइम्स है, मतलब द नंबर इज 1 to 3। दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड से एक 1 टाइम, मतलब सेम एज कार्बन डाइऑक्साइड, और 3 टाइम्स और दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसका उतना पोटेंशियल है। दैट मीन्स वो ग्रीन हाउस गैस तो हुआ ना, हेंस प्रूव्ड। आई एम टॉकिंग अबाउट मैथमेटिक्स। जब आईपीसीसी ये कह रहा है कि उसका पोटेंशियल है इतना है, उसने तो ये नहीं कहा है कि लेट्स से ऑक्सीजन का इतना ग्रीन हाउस गैस पोटेंशियल है। वो इसीलिए नहीं कहा क्योंकि वो ग्रीन हाउस गैस ही नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड को 1 to 3 उसने बताया। दैट मीन्स कुछ टू सम एक्सटेंट है। मतलब आप समझ लीजिए कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड को 100 ईयर्स में डिप्लीट होना होगा, तो उसको मान लेते हैं एक्स टाइम लगेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड को वही 100 ईयर में डिप्लीट होने के लिए 3x टाइम्स लगेगा। दैट इज द थिंग। ये है उसका अंडरस्टैंडिंग। तो वो कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को 3 टाइम्स लगेगा। कौन बोल रहा है भाई? फॉर मी इट्स अ ग्रीन हाउस गैस। अब I don't know what other books have to say, what you people need to understand. But if IPCC says that it has calculated a value of 1 to 3 as the GWP of carbon monoxide, then I understand from the inference that it's a greenhouse gas. That is my inference. Greenhouse gas are not good for us. Is it good for us? No. तो कुछ ना कुछ तो उसके लिए एग्रीमेंट हुआ होगा। द ग्रेटेस्ट एग्रीमेंट ऑफ ऑल टाइम्स इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। सुना है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। उसके बाद एक आया, फिर सुना है उसका, किगाली एग्रीमेंट। ये सब आपको एग्जाम में पढ़ के जाना चाहिए, वो ऐसा पूछ देगा आपको। The Montreal protocol is not for that. Montreal protocol is for ozone, I think so.
समझ रहे हैं? तो आप इसको डिटेल में पढ़ के कौन सा एग्रीमेंट किसके लिए आया था, कौन सा ओजोन के लिए आया था, कौन सा बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन के लिए आया था, सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी किसके लिए है, कौन सा सीओपी किसके लिए है, हर चीज का अलग अलग सीओपी है, मालूम है आपको? क्लाइमेट चेंज का अलग है। तो ये बेसिक एरर हो जाता है हम लोग के अंडरस्टैंडिंग में। देखो ये नेक्स्ट न्यूज इज मैंग्रोव पत्थर उत्सव। सो मच ऑफ अवेयरनेस हैज बीन क्रिएटेड अबाउट मैंग्रोव्स। आज से 10 साल पहले तक कितना अवेयरनेस नहीं था हम लोगों में कि मैंग्रोव कितना हेल्पफुल है हमारे लिए। ना इन भितरकनिका नेशनल पार्क ऑल्सो आई टोल्ड यू अबाउट द इको सेंसिटिव जोन। नाउ दिस इज भितरकनिका नेशनल पार्क। यहाँ पे इको सेंसिटिव जोन आपने बना दिया है। आपको नहीं लगता ये सारा का सारा मैंग्रोव के अंदर होगा? मैंग्रोव पेनिट्रेशन तो होगा ना वहाँ पे। अगर मैंग्रोव पेनिट्रेशन होगा, ह्यूमन सेटलमेंट उसके अंदर होगा, तो वो जाके पिकनिक करेगा ना वहाँ पे। इसीलिए तो प्रोहिबिट कर रहे हैं। दूसरी बात, ये जो नेशनल पार्क है इसके फ्रिंजेस में यहाँ पे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, घड़ियाल, ये सब आपको बहुत मिलते हैं। तो यहाँ पे आप बोटिंग करते हैं तो वो क्या करता है, वो डर जाता है, छुप जाता है। तो अब इन्होंने क्या किया, एक ब्रिज बनाया है इसके ऊपर, कैनोपी ब्रिज, मतलब वो होता है ना पगडंडी लकड़ियों का, उससे बनाया है। इसके ऊपर यू कैन वॉक एट ए टाइम, मे बी 20 or 30 पीपल दे कैन वॉक फ्री ऑफ कॉस्ट। वो जा सकते हैं वहाँ पे, आप ऊपर से देख सकते हैं। डियर्स आर ऑल्सो वेरी शाई इन नेचर, तो आप उनको देख सकते हैं। इन सम वे क्या किया आपने, टूरिज्म भी प्रमोट किया, साथ साथ में कंजर्वेशन एफर्ट्स भी कर दिया। देखो 2 in 1। So this is how a policy maker thinks. चलो next. What happened? It's a 3-day long event held at Odisha State Museum. It is in Bhubaneswar. Okay. Organized by Rain Matter Foundation. This is a private foundation, and these foundations did it. Why? It aims to aware people about the importance of mangroves. आप समझ रहे हैं? How many times do we talk about mangrove in a single year? How many times? ओडिशा देखो भाई 480 किलोमीटर का लॉन्ग कोस्ट लाइन है। अगर हम मैंग्रोव्स के बारे में बात नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? इट हैज सो मच ऑफ यूटिलिटी। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वाइल्ड एनिमल्स, एंड इफ यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट क्रो समझते हैं ना, क्रो की CROW, देन योर टॉक इज यूजलेस। The crow does those things which other animals could not do. It clears off your waste. करता है कि नहीं करता है? मैंग्रोव भी वही कर रहा है। आप पॉल्यूशन करते हैं, मैंग्रोव साफ कर देता है। आप उसको हार्श क्लाइमेट में डाल देते हैं, वो सर्वाइव कर जाता है। फ्लड होता है एंथ्रोपोजेनिक वजह से, वो फ्लड को रोक लेता है, एम्बैंकमेंट बन जाता है। एक डिवाइन रैथ होता है ऊपर वाले का इन टर्म्स ऑफ सुनामी एंड साइक्लोन्स, उसको वो प्रोटेक्ट करता है। तो हर तरह से वो अच्छा है आपके लिए। So this is about the mangrove पत्थर उत्सव। This is about a awareness program anyhow। ये देखो मुख्यमंत्री बस सेवा। Previously in the previous government it was the Lakshmi bus। Now the name has been translated into Mukhyamantri bus seva। This is one of the several names which have been changed of various schemes in the present government। तो Mukhyamantri bus seva, previously it was known as Lakshmi bus। Discussed in the previous class। It bear the color green। Now the bus color are becoming by the day orange and saffron। कर रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, you never know what kind of question they can ask। तो ठीक है, जान लो ये सब। There is another irrigation project, and for your kind information, this irrigation project was not in the budget। They did not mention। तो इसको आप जान लो अच्छे से। तो it was about an irrigation project in Nayagarh। How many projects are we seeing in Nayagarh? In the previous classes also we have seen many projects which are in Nayagarh, dams, barrages, ये वो, क्यों? Why am I asking you? Because it is related to the geography of the place। What you can do is go to Google, search the map of Odisha। In the map of Odisha, see the elevation of various districts। When you go to the elevation of various districts and see where the river is flowing,
Now you will come to know that why irrigation projects are required. Naturally water is not there. क्यों? क्योंकि different elevations है ना वहाँ पे. That is the problem. So understand that. Understood? Irrigation project, नया पल्ला 10 पल्ला area. Why? This is your question. Next. There is a sculpture which has been developed from waste. Previously also I have told you in the class, in the Tokyo Olympics, the medallions they provided, gold, silver, bronze, whatever medals they provided, they procured it from the waste. इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में भी गोल्ड होते हैं, मालूम है आपको? तो आप सोच लीजिए कितने वेस्ट थे, उसमें से गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज सब निकाल लिया उन्होंने. हाउ मेनी मेडल्स डिड दे यूज इन द ओलंपिक्स? वो सारे के सारे वेस्ट से निकाले. तो वेस्ट इज वेल्थ. It is about your perspective. How do you see it? You perceive it as a waste or a wealth? देखो, sculpture from waste. Berhampur ITI made a horse sculpture from scrap. Has been selected to participate in the digital photographic exhibition by IIW at Rhodes in Greece. Now this is a piece of information जिससे आपको क्या मालूम चल रहा है. Now I told you about what? The wealth procured from the waste used in Tokyo Olympics, right? अच्छा, अब ये सोचो आप, जो टोक्यो में ओलंपिक्स वो लोग ऑर्गेनाइज कर रहे थे, वो क्या करते हैं? अगर वो गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज निकाल करके ओपन मार्केट में सेल कर सकते थे ना, उन्होंने मेडल ही क्यों बनाया? सो दैट ये अवेयरनेस क्रिएट करे कि आपके वेस्ट में भी वेल्थ है. व्हाट यू आर neglecting, what you are throwing it out also has wealth. तो आपको बहुत ही कंसर्न रहना चाहिए कि आप क्या फेंक रहे हैं, क्या नहीं फेंक रहे हैं. You need to judiciously use your resources. तो अगर किसी ने यहाँ पे हॉर्स कल्चर बना दिया स्क्रैप से और वो फोटो एग्जीबिशन के लिए जा रहा है ग्रीस में, तब तो हम बात कर रहे हैं उसके बारे में. कल जब तुम फेंक दोगे किसी स्क्रैप को, तो सोचोगे ना इससे भी हॉर्स का स्कल्पचर बन सकता है. तो तुम दो बार सोचोगे अपने रिसोर्स को मिस यूटिलाइज करने से पहले. दिस इज हाउ यू मस्ट थिंक व्हेन यू राइट अ मेंस आंसर. इस तरह के पर्सपेक्टिव को जब लेकर आओगे ना आंसर में, देन योर आंसर लुक्स डिसेंट एनफ, एंड दिस इज हाउ यू गेट 1 मार्क मोर फ्रॉम योर फेलो एस्पिरेंट्स. गेटिंग द होल पॉइंट? नेक्स्ट, ये छोड़ो, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर नॉट इंपॉर्टेंट. सुदर्शन पटनायक, यू नो अबाउट हिम? इनके बारे में मालूम है आपको? सुदर्शन पटनायक, ही इज अ पद्मश्री and he is a sand artist who makes beautiful arts in Puri beaches about many themes. तो उनको मिला था क्या? पद्मश्री मिला था. अभी देखो भाई क्या किया इन्होंने. He has created a 10-foot sculpture depicting a chariot and Rath Jagannath and his devotee Balaram Das. He is the same Balaram Das who is one of the Panchasakha. You just find it out. There are 5 Panchasakhas. Is he the same Balaram Das? One of the Panchasakhas? Yes or no? If you don't know, please find it out. थोड़ा तो काम करना पड़ेगा, नहीं काम करेंगे तो सीखेंगे नहीं. Go through the 9th one. अगेन सी क्या कर रहे हैं वो लोग. एक साइंस एग्जीबिशन कर रहे हैं. एग्जीबिशन क्यों करना होता है किसी भी चीज का? अवेयरनेस के लिए करना होता है. तो देखो क्यों कर रहे हैं. इट एम्स टू डिसेमिनेट साइंटिफिक नॉलेज among the students at grassroots level. Why are the students of Tamil Nadu creating mini rockets while the people in our state are still engaged in accumulating eggs of the midday meal? Are you getting the whole point? What is the ecosystem? What is the thing? What is the culture we are providing? The same kids are creating rockets, mini rockets, and they have sent it to the space also, na? One of those mini rockets have been sent to the space, while our kids in our state are not matured enough. They are still fighting for eggs and meals in the midday meal scheme. Is it not a grave problem in our state?
तो क्या है भाई, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ग्रासरूट लेवल तक लेकर जाइए, दैट इज द थिंग. Why wizards like Pragnananda has emerged from South Indian states and not from our state? क्यों? सोच करके देखिए आप लोग. You are aspiring for Odisha State Civil Services, right? आपको अपने स्टेट में काम करना है, अपने स्टेट के प्रॉब्लम्स को समझना शुरू कर दो अभी से. क्यों दूसरे स्टेट में प्रज्ञानंदा जन्म हुआ, क्यों हमारे स्टेट में नहीं हुआ? एंड दैट इज नॉट अ फ्लूक. उनके स्टेट में वहां पे दे आर क्रिएटिंग रॉकेट्स, दे आर डूइंग सो मच ऑफ थिंग्स टुगेदर. Why there is a problem in our state? What are the socio-economic factors? Even though you are providing food, there is no nutrition fortification. If the mothers are malnourished, how will they feed their children? Are you getting my point? तो इन चीजों पे भी सोचना शुरू कर दो. सो दिस इज द थिंग. कहाँ पे हो रहा है? वही खोर्धा, नयागढ़ एंड बौद्ध, सुवर्णपुर, आहार. What happened? That Ahar scheme, which was a vision of the previous government, they used to conduct it. This government has declared that they will continue this Ahar scheme. Told in the previous class also, the meal will be provided in 5 rupees. Actually, the cost of the meal is around 23 rupees. बताया था आपको. So this is the full food subsidization policy. क्या बोलते हैं? Food subsidization. You need to mention this term. याद रखना है इस टर्म को, फूड सब्सिडाइजेशन. Sir, can we go ahead? Porcupine. Next story is about porcupine. So what happened is that recently a forest personnel where in Simlipal Tiger Reserve, they have arrested people for illegally what? Poaching porcupines. Porcupines, you understand? The first thing is porcupine. It's a rodent. Rodent समझते हैं आप लोग? मूसा जाति. But it is huge in size. It's a rodent. It has so much of thorns. पता है thorns क्यों डेवलप किया उसने? एक तो साइज बड़ा हो गया है, उसके पास लड़ने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है, तो एडेप्टेशन है ये थॉर्न्स. ठीक है. तो इट इज द ओल्ड वर्ल्ड पर्क्यूपाइन फैमिली. ये नाम से मतलब नहीं है आपका. ये साउदर्न एशिया, मिडिल ईस्ट में पाया जाता है. एंड आयुषियन स्टेटस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? आई विल शो यू हियर. क्या है? abundantly available. मतलब आप सोच लीजिए कि it does not become a prey to its predators very easily. क्यों? Because of its thorns. It has developed out of adaptation. तो इसका पॉपुलेशन तो बढ़ेगा ना. पॉपुलेशन बढ़ेगा तो क्या होगा? समझ रहे हैं? नेक्स्ट, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस. क्या है? इट इज अ पैरासाइटिक डिजीज. ये याद रखना है आपको. जैसे मच्छर से होता है ना, इट्स ऑल्सो ड्यू टू अ मॉस्किटो. द मॉस्किटो कैरीज द कैरियर. तो क्या होता है? इस तरह के पाँव जाते हैं. द फीट, द लेग्स बिकम दिस वे, इट बिकम स्वोलन. ये देख लीजिए यहाँ पे. So what has happened is state government has committed to eliminate filariasis. Our state has committed to eliminate this disease by the year 2027, and it is parasitic by nature. So what you should do is whenever you come across a disease, आपको ये जानना चाहिए कि आपका स्टेट या फिर कंट्री ये नोटिफाई किन डिजीज को करता है. तो बिफोर द एग्जामिनेशन आप एक बार चेक कर लेना कौन कौन सा नोटिफाई हुआ है स्टेट गवर्नमेंट से, कौन कौन सा डिजीज, कहीं चेक कर लेना. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर मी. Padmashri Kamala Pujari. This is also an obituary. She has recently died. She hails from Koraput. She is a pioneer in organic farming. Do you remember the famous Kala Jeera rice?
he has pioneered in procuring this kind of rice variety. समझ रहे हैं? He hails from a particular tribe. The tribe's name is, do you remember the tribe's name? Which tribe she belongs from? सर बताइए इनका ये कौन सा ट्राइब से है? She is from which tribe? Search it. I also don't remember the name of the tribe. Why I am stressing upon the name of the tribe? Because of the fact that you must know that tribe is a people. Huh? Tell me the name. This is the name, Paraja. Is it a PVTG in our state out of 13 or not? This Paraja, the tribe, has derived its name from Praja. Getting it? Praja means the citizens. So this is the tribe she belongs from. So in your examination, there can be a question. Recently, Padma Shri holder Kamala Pujari passed away. She is from which tribe? She hails from which district? है ना? इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं. Next is about Agniveer. You heard about Agniveer? It was a lot in controversies. तो क्या हुआ ना, उस कंट्रोवर्सी को थामने के लिए क्या किया? Recently, CM of our state has announced a 10% quota for अग्निवीर जो लोग क्लियर नहीं कर सके एग्जाम. यही तो प्रॉब्लम था ना कि जो लोग क्लियर नहीं करेंगे उनका 4 साल तो चला गया इन ट्रेनिंग. देन व्हाट दे विल डू? तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम 10% कोटा दे देंगे, स्टेट गवर्नमेंट. यही है बस. अग्निवीर का कंट्रोवर्सी क्या है? वो तो पुराना कंट्रोवर्सी है. इट रिमेन्स इन न्यूज. आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए अग्निवीर का कंट्रोवर्सी. एक बात आप जानते हैं कि नहीं, डिफेंस में आपका बजट जो है, यूनियन बजट, इट इज ह्यूज अमाउंट ऑफ ले आउट. पता है, बहुत बड़ा अमाउंट दिया जाता है डिफेंस में. तो आपको ये लगता होगा कि भाई डिफेंस में इतना पैसा दिया जा रहा है तो आप मॉडर्नाइजेशन करते होंगे, नए नए आर्म्स बनाते होंगे, है ना? लेकिन आप गलत है. वहाँ क्या होता है ना कि सैलरी और पेंशन में आई गेस 70% से प्लस पैसे चले जाते हैं. क्यों? एक तो इंडिया हैज ए ह्यूज स्टैंडिंग आर्मी, पहली बात, तो सैलरी दोगे ना. सेकेंड थिंग, आर्मी में, डिफेंस में रिटायरमेंट का एज तो 40 भी हो सकता है, 40 ईयर्स. आर्मी वाले ज्यादा दिन तक जिंदा भी रहते हैं. तो अगर वो 80 साल तक जी रहे हैं तो 40 साल का पेंशन दोगे ना. तो सोचो इतना बड़ा अमाउंट पेंशन में जाता है. इसी को काउंटर करने के लिए दे केम अप विद द प्लान ऑफ अग्निवीर. इसीलिए इंडिया में 1 रैंक 1 पेंशन का भी हल्ला चलते रहता है. ठीक है, तो इसको आपको डिटेल में पढ़ना होगा. देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर नॉट स्टडिंग दिस इन डिटेल. कुछ कंट्रोवर्सी ऐसे होते हैं जिसको आपको डिटेल में पढ़ना ही चाहिए. तो दिस एंड्स फॉर द मंथ ऑफ जुलाई. I'll take I think 1 more hour to finish off August. Okay, so can we start after 5 minutes? Are you ready after 5 minutes?
Okay, let's start with the August one. You have it with you? Don't have? Send it over to him if you have the magazine. Okay. See, the idea is not to study what is in news, to study about the periphery of what is in news. For example, I'll show you something. ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏନି, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣ। I'll show you something. Huh? This is the previous year question. Yeah, I'll show you something. Read the question number, third question. Go through all the statements. That is what I want from you. Just go through the statements. This is the previous year question. Have you written, both of you, have you written the examination? Previous year? No. Okay. Gone through it? पढ़िल तो क्वेश्चन टा हाउ शुणिच एटा व्हाट इज सेनेगल ओके फर्स्ट स्टेटमेंट टाको पढ़ से करंट न्यूज़ विषय रे किछि लागु कि करंट रे एटा किछि हेइतिला बोली सेनेगल सिग्निफाइज सेनेगल रो मीनिंग से तो ठीक अछि न अछि छाड़ पछ इट सिंबलाइजेस दैट मींस देयर आर सिग्निफिकेंस थर्ड the Senegal has been reintroduced in the new Parliament Bhavan of India. This is not a thing of history. एटा टिके लागु कि this is about current affairs. Fourth, history. कौन बुझी होची ना नहीं गोटे करंट अफेयर्स रो न्यूज़ किंतु से क्वेश्चन रो केवल गोटिए स्टेटमेंट बनउछि बाकी सब कोन अछि बाकी तीनटा स्टेटमेंट कौन अच्छी बाकी तीनटा स्टेटमेंट ता पेरिफेरी रिवॉल्व करुची ना नहीं माने इफ इट इज इन करंट अफेयर्स न्यूज इफ इट इज इन न्यूज दैट मीन्स यू नीड टू नो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस व्हाट हैपेंड हिस्टोरिकली सब कुछ मालूम होना चाहिए इन दिस वे कैन आई से द करंट अफेयर जस्ट फॉर्म 25% of the understanding rather 75% 1 2 and 3 that means one statement out of 4 is about current affairs 3 out of 4 is about the periphery so when we are studying current affairs kete stress daba katha current affairs what is in news 25% and about the periphery 75% hence proved na why so much time is dedicated to periphery rather than the news itself getting it and one more thing from your common sense see from question number 1 to let's say 15 they are asking current affairs question in a literally synchronous fashion 1 ru nei ki 15 खाली current affairs अछि जदि current affairs अछि तो एई स्टेटमेंट तो ठीक ही होबो ना होबनी की दैट्स अ फ्लूक आई अंडरस्टैंड बट इन द केस तमे किसी जानी ही ना तमे से फ्लूक भी तो मारिबो ना सेठी सेठु तमे बुझी परिबो एटलीस्ट कि जदि एई स्टेटमेंट से लिखु जी इट हैज बीन रीइंट्रोड्यूस्ड इन द न्यू पार्लियामेंट
If you have a little understanding, obviously you can think this is a correct statement. उसके बाद आपको चेक करना है कि ये तीनों में से कौन सा सही है. Getting it? Let us get back to our agenda. What I'm trying to say, did you understand? Go through the news quickly. What is the news first? Get the hold of it. Pandit Nilakantha Das was in news for some reason. We don't care. Because he was in news, let's understand a few things. First thing, he was a freedom fighter. His time का freedom fighter, what is the period? Non-cooperation movement time पे. That means he joined the non-cooperation movement along with Gandhiji in the year 1921. Then he also joined the civil disobedience movement. I'll tell you which year. In the year 1931, he joined the civil disobedience movement. समझ रहे हैं? Philosophy कैसा था? He was an Arya Samaji. Arya Samaj. He was influenced by the philosophy of Arya Samaj. आर्य समाज का फिलोसॉफी क्या था? Go back to the Vedas. And one thing very important about him is Satyavadi school. Heard of it? Who was the pioneer? Pandit Gopabandhu Das. So Pandit Nilakantha Das assisted him as one of the pioneers in forming the Satyavadi school. This is one of his achievement. Now you understand the periphery is much more important than what is really in news. Next, Jibagu. Are you getting tired? Handloom in Odisha. Do I need to say more about handlooms? In the previous classes, we have dealt handloom in so much detail. Moreover, in this Odisha economic book, everything is mentioned in detail. You go to that detail. Otherwise, you see here, recently Handloom Textile Handicrafts Department celebrated what? National Handloom Day. तब ये है कि National Handloom Day कब होता है? 7th of which month is this? We are discussing August. 7th August को National Handloom Day होता है. तो our state's department, they have celebrated it. Why they are celebrating? To give a recognition to handloom weavers and all. We are doing everything for the recognition in order to save, procure and preserve the skills and saving it from getting extinct. You know about this scheme, PM Vishwakarma scheme. This is related with handloom weavers. Next, cooperative societies. देख लो, why is it in news? याकू कौन कौन थी? PA, primary agricultural cooperative societies. First thing, what is cooperative society? What is the constitutional provision? First thing, it was mentioned in Article 43B of DPSP. That means originally नथिला cooperatives. Even in DPSP originally नथिला. Amendment रू आसीची. The next question is which amendment? This is your question. Find it out. Who amendment 43B was included in DPSP? So once DPSP रे आसिला, that means this is the aspiration of a government. से aspirations को केमती fulfill कर ले? 97th constitutional amendment 2011 रे. By doing what? Part 11B insert करेगी. Insert करेगी what? 243 ZH2 ZT and cooperatives को state list रे incorporate कर ले. And with the number 32 number मने रखिबा को बाध्य तमे. काहेकि? Why I am telling you the particular entry name number?
प्रूफ देखिए, देखो ये प्रूफ। दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ना जो पॉलिटी क्वेश्चन आसियो मत अटकेबा। These are geography questions. Now we will come to polity, right? सर टिके देखिबा कोडी अछि polity. This is polity. Okay. Now we will start from scratch. Okay. From 51 we have polity questions, right? Now I'll show you something. $57 पढ़िलो कौन? सर एटा कौन? 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल रे कौन अछि? लिस्ट अछि, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड concurrent list. So 7th schedule deals with all the three lists. It is talking about second list. So which list? Are you sure? State list. State list रो 5th entry कौन? This is a 2 marker. If this can be a question, why can't this be a question? Sir, question हो सकता है ना ये? If that can be a question, why can't this be a question? So if there is a particular element of state list, concurrent list or union list, remember the entry number also, because your examination is very notorious in asking such redundant information. And in case if you remember and that comes up in the examination, in no effort you are getting 2 marks, rather you are saving 2.66 marks. यदि भूल मार दे तो सेव कर लो ना 2.66. At the end of the day we will see whether you are saving 2.66 or gaining 2 marks. Philosophically different अछि. Getting it? तो ये नंबर आपको याद रखना है. तो पॉलिटिकल फिलोसफी क्या है? PSIR ऑप्शनल. You must understand, original DPSP में there was no mention of cooperatives. That is why by amendment they inserted what? 43B into DPSP. As because this is in DPSP, after the amendment, that becomes the vision and aspiration of the government. To fulfill that aspiration, what they did is they legislated 97th constitutional amendment of 2011, thereby incorporated what? Cooperatives into part 11B in article 243 ZS to ZT with state list entry 32. Are you getting the whole thing? What I am trying to say? कि ब्लैंक पेज रे बुझे देबी जिनसटा. Oh, whatever I'll ask you, just tell me. I don't remember the numbers. See, originally DPSP क्या शो करता है? This is the aspiration of the government, है ना? This is the positive obligation on the government. तो originally DPSP में did you have cooperatives categorically mentioned? Categorically mentioned था क्या? नहीं था. That is why by some amendment, what you need to find out, they inserted article 43B and incorporate cooperatives into that article 43B. अगर ये article 43B में DPSP आ गया, that means this becomes a new DPSP. This becomes a new aspiration of the government.
अब इस एस्पिरेशन को फुलफिल करना है। Now, this aspiration has to be fulfilled by the government because this becomes a DPSP ना। To fulfill this aspiration, उसको एक लॉ का फॉर्म देना होगा। It has to give the shape of a law, तभी तो एस्पिरेशन फुलफिल होगा। तब उन्होंने क्या किया, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 से क्या किया, एक लॉ बनाया। क्या 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 लॉ बनाया, देखो चेक करो क्या है लॉ। पार्ट 11B बना दिया है। चेंज क्या है, क्या है इसमें, आर्टिकल 243 ZH2 243ZT इंक्लूड कर दिया। नाउ दिस बिकम्स द न्यू लॉ फॉर कोऑपरेटिव्स टू बी मैनेज्ड। आपको समझ में आ रहा है या नहीं? बिकॉज दिस बिकम्स अ न्यू लॉ, ये किसी ना किसी लिस्ट में तो जाएगा, आइदर स्टेट लिस्ट में या कंकरेंट लिस्ट में या यूनियन लिस्ट में। बिकॉज कोऑपरेटिव्स इज अ फंक्शन ऑफ द स्टेट, तो उसको 7th शेड्यूल में भी अमेंडमेंट किया। 7th शेड्यूल में भी, 7th शेड्यूल में अमेंडमेंट किया, मतलब 7th शेड्यूल के अंदर किस लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में। तो वहां पे इसको नंबर क्या मिला, एंट्री बताओ। अब नया चीज है तो लास्ट में ही एंट्री मिलेगा ना, या बीच में डाल देंगे उसको कहीं पे, इसमें लास्ट। अरे ये पूरा प्रोसेस समझो आप लोग। I'm not very hopeful कि you understand the political dynamics of laws and legislation. Are you clear with laws and legislations कि कैसे कैसे होते हैं? तब तो ये समझ लेना चाहिए था आपको। खैर, anyhow, if you understood, can we go back to that? Okay. समझ गए? फर्स्ट स्टेप आर्टिकल 43 भी डाल दिया। नेक्स्ट स्टेप 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 से पार्ट 11B इनकॉर्पोरेट हुआ, तो वो किसी ना किसी लिस्ट में जाएगा, तो कोऑपरेटिव्स बिकम अ पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। और चूंकि नया चीज है तो लास्ट में एंट्री मिलेगा ना, 32। तो कोई आपको बोले कि कोऑपरेटिव्स एंट्री 11 है, एक्सेप्ट कर पाओगे? वो इसलिए नहीं करना चाहिए आपको एक्सेप्ट, कॉमन सेंस से समझ में आना चाहिए। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन स्टेट लिस्ट, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। लेट से x है, तो वो x/2 के आसपास अगर कुछ बोल रहा है, नया चीज x/2 में कैसे जाएगा, वो लास्ट में जाएगा ना, वो x+1 होगा या x+2 होगा अगर 2 आ गए हैं तो ऐसे भी आप कैसे कर सकते हैं। और एक बात है, जो भी सब्जेक्ट्स हैं मोर और लेस वो लोग प्रेसिडेंस के ऑर्डर में ही आए हैं। जैसे स्टेट लिस्ट का सबसे बड़ा कंसर्न होता है, सबसे बड़ा सब्जेक्ट होता है पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, ये सब, एग्रीकल्चर, ये सब होते हैं ना, तो वो सब हमेशा स्टार्टिंग में रहेंगे। आपको कोई बोल दे एग्रीकल्चर इज 32 नंबर, एक्सेप्ट नहीं करना है, क्योंकि ये कॉमन सेंस से ही समझ में आ रही है बात। गेटिंग इट? सो व्हाई वाज इट इन न्यूज? देखो भाई, स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू ओपन 82 PSCs, पैक्स बोलते हैं उसको। एक लैंप्स होता है, एक पैक्स होता है। इन द बुक इट्स डिटेल में मेंशन कर दिया है कि ओडिशा स्टेट कैसे कैसे अपने विजन को देख रहा है। एंड 21 मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज, 5 मल्टीपर्पज सोसाइटीज, ये सारे कहाँ होंगे? पंजाब डिस्ट्रिक्ट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ पैक्स? What is the purpose of cooperative as a whole? What is the purpose of multi cooperative societies? अभी सोच लो कि एक फार्मर है जो he is indulged into cultivation, but what happens is he is not able to produce more. तो क्या चाहिए उसको? allied source of income चाहिए, secondary source of income. तो what he did is livestock rearing किया उसने, animal husbandry किया। He raised 4 cows which gave milk. अब मान लो ईच का गिव 20 लीटर्स ऑफ मिल्क, 80 लीटर्स ऑफ मिल्क हो गया उसके पास। तो अब क्या करेगा वो? सब पी लेगा खुद, उसको बेचना है ना, तो बेचने के लिए कहाँ जाएगा? ही विल गो टू द लोकल मार्केट। अब उसको कुछ नहीं तो 40 से 60 कंज्यूमर्स चाहिए जो इस मिल्क को प्रोक्योर करे।
That means he need to go door to door to sell off this milk. Is it not time consuming? Is it not energy exhausting? After cultivation, उसके बाद उसको ये सब काम करना है, फिर taking the health of the cows, taking care of the health of the cows, breeding them, proper nutrition देना है, ये सारा चीज तो करना होगा. क्या उसके पास इतना टाइम है? नहीं. तो क्या करेगा वो? तो इससे अच्छा ये होता ना कि वो जो मिल्क प्रोड्यूस किया है एक मिल्क बैंक में चला जाता है, उस मिल्क बैंक में उसको डिपॉजिट कर दे. समथिंग लाइक दैट सॉर्ट. आर यू गेटिंग द आइडिया? मैं क्या आइडिया बता रहा हूँ? पूलिंग ऑफ रिसोर्सेस होता है ना. आई वेंट एंड डम्प्ड माई मिल्क और वहां पे बता दिया कि भाई मेरा 80 लीटर दूध है, तुम रख लो, मुझे पैसे दे दो. अब तुम किसको बेच रहे हो, कैसे बेच रहे हो, कैसे उसको स्टॉक करोगे, दिस इज योर प्रॉब्लम. ठीक है, मैं मार्केट में बेचता है तो मैं 60 रुपीज में बेचता, ठीक है, तुम मुझसे 45 में रख लो, बाकी सब तो काम मुझे नहीं करना पड़ेगा एटलीस्ट. यही है मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज. पूलिंग ऑफ रिसोर्सेस. उसके बाद वो लोग समझेंगे कि नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, कैसे करना है, उसको स्टोरेज करना है, प्रिजर्व करना है, उसको पेरिशेबल आइटम्स में बनाना है या फिर प्रिजर्वेबल्स फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में डालना है. दिस इज देयर हेडेक. एज ए फार्मर माई जॉब इज डन. आई प्रोक्योर्ड मिल्क and I dumped it to the cooperatives and I got my money. That's it. मेरा काम खत्म. उसी तरह से ओमफेड चलता है, उसी तरह से अमूल चलता है. यू नो अमूल कहाँ पे है? अमूल गुजरात में. किस जगह में? आनंद. आनंद इज द नेम. फर्स्ट पायनियरिंग स्टेट वाज गुजरात. पहली बार उन्होंने सोचा इस चीज के बारे में, तब रेस्ट ऑफ द स्टेट्स पिक्ड इट अप फ्रॉम देम. तो जो सच ए बिग थिंग. तो उसी तरह के अगर हम मिल्क सोसाइटीज बना लेंगे, मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज. अच्छा, ये अगर 2-3 स्टेट मिलकर करे तो ऐसा भी तो हो सकता है कोऑपरेटिव्स बनाना. नाउ अमूल इज सच ए बिग एंटिटी राइट नाउ. अब राजस्थान के बॉर्डर वाले बोलेंगे कि हमारी भी गाय है, थोड़ा रख लो भाई हमसे भी, तो वो क्या डिनाई करेगा उसको? लेकिन बाय लॉ वो कर नहीं सकता था पहले. अब अगर वो मल्टीपर्पज सोसाइटी हो जाएगा तो मेनी स्टेट्स कैन कंट्रीब्यूट टुगेदर, तो उसका लॉ अलग हो जाएगा. समझ रहे हैं आप? इस तरह से वर्क करता है. रिसेंटली तो वी हैव ए मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन आल्सो, ऑफ व्हिच मिस्टर अमित शाह इज द मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन along with होम अफेयर्स, है ना. तो कोऑपरेटिव्स ये आज का कंसेप्ट नहीं है. इन इंडिया देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव्स राइट फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स. The fact is we have forgotten our roots. ये दिक्कत. Anyhow, you understood about it? Next, Mo Jungle Mo Jami Yojana. Heard of it many a time. This was the scheme of the previous government. This government has decided to continue it. तो recently क्या हुआ है? ITDA they organized a one-day workshop for Mo Jungle Mo Jami. भाई क्या करता है? सिंपल सी बात ये है, I'll use shortcut, huh? Mo jungle, mo jungle. Oh Sam, I'm sorry. Okay. Mo jungle, mo jungle. This is the scheme. Ultimate target क्या है? Ultimate target ensure tribal rights on land and resources. ये है अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इसका, वो ऑफवर्ड ऑफ दिस स्कीम. लेकिन ये ऑब्जेक्टिव तो FRA 2006 का भी तो है. दैट मीन्स दिस स्कीम वर्क्स इन लाइन विद दिस एक्ट टू बी इम्प्लीमेंट टू एंश्योर दिस. मतलब इसका काम है FRA 2006 को अच्छे से इंप्लीमेंट करना, सो दैट ट्राइबल राइट्स ऑन लैंड एंड रिसोर्सेस उनको मिल जाए. गेटिंग द होल्ड? एक बार कंसेप्ट को क्लियर कर लो, सोच लो. अभी आप सोच लो, FRA 2006 था, देयर वाज FRA, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट वाज देयर, स्टिल ट्राइबल राइट्स आर नॉट इंश्योर्ड. देयर इज स्टिल अ प्रॉब्लम इन द ग्राउंड लेवल ना.
तो कुछ तो करना होगा. दिस इज द गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव. इस इनिशिएटिव को उसने बोला कि आप जाओ, यू गो एंड इंप्लीमेंट FRA इन अ बेटर मैनर सो दैट दिस अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज फुलफिल्ड. गेटिंग द होल्ड ऑफ थिंग्स. नेक्स्ट टाइम भूलना नहीं, कोशिश भी मत करना भूलने का. इफ यू डोंट ट्राई टू फॉरगेट, यू विल नेवर फॉरगेट. दिस इज प्रेजेंटेड इन सच ए lucid फॉर्मेट. ठीक है. बाकी दीज डेटा यू मस्ट नो. बहुत सारे डेटा हैं, जैसे कि 2011 कहता है कि हमारे स्टेट में 22.85 पॉपुलेशन इज ट्राइबल. ठीक है. 62 डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स आर देयर, ऑफ विच 13 आर PVTG, of which 6 have got quick habitat rights. Under which act? Yes. इस तरह से पढ़िए, कुछ भी भूलना नहीं है. ओके. रैंकिंग. इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट. इंडिया में क्या है? उड़ीसा इज द थर्ड लार्जेस्ट स्टेट एज फार एज ट्राइबल पॉपुलेशन इज कंसर्न. करेक्ट. As far as the number of PVTs in a particular state is concerned, Odisha's rank is 1. Odisha has the maximum number of PVTs in any state, 13. Major tribes क्या है आपको मालूम है. ठीक है. अब next news is about PVTGs. PVTGs you know very well. There are 4 conditions. आपको मालूम है, there are 4 conditions why a certain tribe can be considered as a PVTG. अगर नहीं मालूम है, वो 4 conditions आपको याद होने चाहिए. Mention somewhere and learn it. Okay. There are 4 conditions fulfilling which a particular tribe can be said to be PVTG. वो 4 कंडीशन आपको याद होने चाहिए. कभी भी कहीं भी आपको पूछा जा सकता है, तो देख लीजिए. अच्छा, एक और फैक्ट ये है कि इन 2006 में क्या हुआ, ये PVTG जो है ना, उनको PTG कहा जाता था, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स. इन 2006 इनका नोमेनक्लेचर चेंज होकर PVTG हुआ. सो दिस कैन बी वन क्वेश्चन फॉर यू. ठीक है. Why is it in news? Recently, Odisha accorded habitation rights to 3 PVTGs. याद है ना? 6 groups I have mentioned. District level committees approve कर चुके हैं. So you have it with you. This is nothing new I am saying. And in my Telegram channel also I have put up a very good question on this. So you go in detail. ये हमेशा इस साल न्यूज में रहा है. They should ask a question. I don't know whether they will ask or not. As because this is in news for the whole year. समझे? तो इस पे क्वेश्चन आना ही चाहिए. आए या नहीं है, that is secondary. So regarding habitat rights, you must be knowing it, everything. Go to the question and go to the explanation I have given in the channel. Go in detail, everything is there. Okay. देखो यहाँ पे लिखा भी है, in 2006 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रीनेम्ड PTG as PVTGs. इन 1973 फोर्थ 5 ईयर प्लान धेबर कमीशन में PTG को एक सेपरेट ग्रुप बताया गया. ठीक है. ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए. PVTG क्या क्या है उड़ीसा में? देयर आर 13 PVTGs. सो यू मस्ट बी नोइंग एटलीस्ट वॉट एवर देयर इन न्यूज. जो न्यूज में है वो आप जान लीजिए. ठीक है. This is about district mineral funds. Did I not talk about Joda in the morning? I talked about Joda. The people who are living in Joda are in a severe, stressful socio-economic conditions as far as health, poverty, education, everything is concerned. I told you this is a mineral area. तो यहाँ पे देखिए DMF is not fully utilized in Keonjhar district, and blocks like Joda, Banswara, Hattadihi and Harichandanpur still lack the basic amenities. Why? It is a mineral rich area. Still, why is it happening? Because of resource
to do what? To spend money from the district mineral fund. Are we getting it? समझ रहे हैं आप लोग? Or should I explain it again? Once for all समझ लो अच्छे से. Okay, if you want to write down. DMF is an extra budgetary resource. District Mineral Fund is an extra budgetary resource. Next, what you can write down is, it is formed under MMDR Act of 1957. देख लेना यहाँ पे MMDR Act of 1957. There are many amendments, but this is the original act. Getting it? So in this act, the MMDR Act of 1957, what it does is, वो क्या बोलता है कि आपको डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड्स बनाने होंगे. कहाँ पे? इन द प्लेसेस विच आर माइनिंग अफेक्टेड. प्लेसेस मतलब इन सच डिस्ट्रिक्ट्स. तो उस फंड को मैनेज कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट्स. ये इस एक्ट में लिखा है. दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग. एक्ट में लिखा है. So whose fault is this? The state government's fault, because the state government is not using it judiciously for the upliftment of people who are in mining areas. That is the problem. And recently there was a news that the people of Joda and these 4 blocks, what they are doing is they are flocking in numbers, huge numbers, to Chennai. क्यों भाई? In search of jobs. यहाँ jobs तो मिल जा रहे हैं, but their socio-economic condition is very bad. And you must understand, in places which are affected by mining, there are many health issues. बहुत सारी बीमारी होता है, like asbestosis, ये सारे silicosis. These problems are there because you inhale all those minerals together. समझ रहे हैं आप लोग? So this was about the news. So see, अब यहाँ पे लिखा है देखो, subsection 3 of section 9B of MMDR Act. Not humanly possible for you to remember. लेकिन क्या आपको जानना चाहिए? District Mineral Foundations are to be prescribed by the, ये आपको जानना चाहिए. क्यों? पता तो चले प्रॉब्लम कहाँ से है. Yes, this is the thing. Next, अभी मैंने बताया कुछ देर पहले, वेस्ट से वेल्थ कैसे आता है. तो एनर्जी भी तो वेल्थ ही है. ये देखो आप, रिसेंटली AICTE has sponsored 2-day workshop. किस पे? ऑन वेस्ट टू एनर्जी एट भुवनेश्वर. किसने बनाया भाई? टीचर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता. पर्पस क्या है? पर्पस है ये, MNRE मतलब मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, दे आर स्टार्टिंग अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स ऑन वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट्स. गेटिंग इट? क्यों कर रहे हैं हम लोग? ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रिंग सपोर्ट टू एस्टैब्लिश वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट्स. हैव यू गॉन टू पोखरीपुट? एनीबॉडी? इन पोखरीपुट, नियर द पेट्रोल पंप, just behind the petrol pump, you will see there are waste to wealth centers. कभी देखा होगा आपने waste to wealth centers. Go inside someday and see what is happening. एक बार जाके तो देखो क्या होता है. How they are creating wealth from waste. लिखा है ना, wealth to waste center, waste to wealth centers. तो क्या wealth बना रहे हैं एक बार देख लो आप लोग, है ना? For the generation of biogas, CNG, bio-CNG, etc. So the whole purpose is understood. Now this workshop कहाँ पे arrange किया गया है? भुवनेश्वर में, by the collaboration of AICTE along with what? National Institute of Technical Teachers Training Research Institute कोलकाता. Purpose क्या है भाई? waste to energy. Done. अब देखो भाई, एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग भी होता है. इंटीग्रेटेड फार्मिंग को इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा भी कर रहा है. ऑल दोज प्रोविजंस आर मेंशन्ड इन डिटेल. यू गो थ्रू द बुक. सो दिस इज अनरिलेटेड कंसेप्ट.
that is why I'm not going into it. Next is Balimela hydropower project. First thing कहाँ पे है देख लो भाई, Malkangiri. It is a very difficult terrain, you know. Malkangiri in our state is a very, very difficult terrain. The people of Malkangiri, they prefer to go to Andhra Pradesh rather than coming to Bhubaneswar, the capital city of Odisha. Why? Because of the lack of connectivity. The people of Malkangiri, they go to Hyderabad easily rather than coming back to Bhubaneswar. So this is one thing we are lacking seriously. If such districts are cut off, then what will happen? At some point of time, other states, other neighboring states will take its advantage and pull them across the border. So this is the thing. So what the government is doing, they are developing a hydropower project, okay, that has remained crippled due to technical issues. Now see the terrain of that place, that due to even technical issues, it is not being catered to. Now they are trying to revive it. समझ रहे हैं? By spending an amount of 300 crores on just renovations. So in such places, these dams are very important. In places like Malkangiri and all, it provides livelihood. It provides actually life. It is a pattern of sustenance. Survival है उनका इस पे. समझ रहे हैं इस चीज़ों को? तो इसका डिटेल आप देख लेना भाई. It is 35 kilometers east of Malkangiri, the geographical thing and all. But the ultimate objective is to ensure socio-economic betterment for the people. Getting it? Otherwise ये सारा डेटा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है. अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव को समझना है आपको. नेक्स्ट, हॉर्सशू क्रैब. देखो भाई यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी है. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हॉर्सशू क्रैब्स फाउंड अक्रॉस द वर्ल्ड. द वन विच इज फाउंड इन द कोस्ट ऑफ बालेश्वर, सी यहाँ कहीं लिखा है क्या? दिस हॉर्सशू क्रैब इज फाउंड मोस्टली ऑन द शोर्स ऑफ बालेश्वर, बालासोर डिस्ट्रिक्ट. यहाँ पे जो हॉर्सशू क्रैब आपको मिलता है, इसका आयुशियन स्टेटस अगर आपको पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे मालूम है? डी डी. व्हाट इज डी डी? Data deficient. We don't have enough data about it. So in many source you will find separate answers to it. कहीं वो vulnerable, कहीं endangered, कहीं कुछ. But they are American horseshoe crabs. ऐसा बहुत सारा नाम है उनका. तो the one which is found on the shores of Baleshwar, the data is still deficient. You must know this much thing. देख लो क्या है भाई. ये तो आपको मालूम ही है, because land of crabs, we are having a lot many crabs. They are mainly found in brackish and marine water. अब उसका फैमिली भूल जाओ आप, उतना जरूरत नहीं है आपको. इट इज फाउंड इन द कोस्टल वाटर्स ऑफ इंडिया. इंडिया में कहाँ पे ज्यादा होता है आपको? बालेश्वर. आई टोल्ड यू राइट नाउ. यू नो दिस स्पीशीज इज इवन एन एंसेस्टर ऑफ डायनासोर. डायनासोर जब आपके थे ना, उससे भी पुराना है ये स्पीशीज. So this is such a prehistoric species. You need to preserve it, na? That is the thing. That for that it needs to create awareness. अब horseshoe crab के बारे में मालूम ही नहीं है. And one more thing, the size of female, ठीक है, the size of female horseshoe crabs is 3 times the size of male horseshoe crabs. This is a peculiar thing about it. That is why female crabs are mostly exported and used for food purposes, because it is much more fleshy. बड़ा है ना. See, what is the threat? Day by day, the population of the blue blood crabs is decreasing. After 10 years, there will not be any horseshoe crab in India. Even though the data is deficient, still this is the prediction. So you must understand कि कितना ज़्यादा vulnerable है ये species. Next, ये देखो आप. अच्छा, regarding that Balimela project, do you know on what river it is built? Any hydropower project will not survive without a river source, na? कौन सा river? Correct. It is the river Sileru. Now your assignment is about river Sileru. What is the origin? This is your assignment. What is the origin? What are the districts it passes through in Odisha?
Last, what is its drainage point? Is it in Odisha or not? If not in Odisha, which state? ठीक है, for any river in your state, this will be your assignment कि उसका origin क्या है, किस किस डिस्ट्रिक्ट से पास होता है, और ड्रेनेज कहाँ पे. There are many rivers whose origin is not in Odisha. There are a few rivers, in fact, and they drain in Odisha. And there are a few rivers which do not originate in Odisha. They drain in Odisha. Can you name one river? Mahanadi is the greatest example. It rises in Chhattisgarh and drains in near Cuttack, है ना. और तो कुछ रिवर ऐसे भी होंगे ना कि विच ओरिजिनेट आउटसाइड ओडिशा, फ्लो पार्शियली इन ओडिशा, देन अगेन गो आउट ऑफ ओडिशा, ऐसा भी होंगे. देयर आर 4 कैटेगराइजेशन ऑफ रिवर्स. एज फार एज ओडिशाज रिवराइन सिस्टम इज कंसर्न, देयर आर 4 सच कैटेगराइजेशंस. आप उसको एग्जाम से पहले एक बार देख लेना, बिकॉज ओडिशा ज्योग्राफी क्वेश्चंस आर वेरी इजी. इफ यू गो टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ओडिशा ज्योग्राफी क्वेश्चन इज वेरी इजी. इफ यू स्टडी यू कैन क्रैक इट. Odisha history is not that easy. They are asking from some optional book. For that matter, last year कहीं से तो पूछा था उन्होंने. But Odisha geography is more or less an easy one. You can crack it. I think so. ठीक है, देख लो. Why palm tree plantation? क्या करना है इसका? Odisha is one such state where many people die each year affected by lightning strikes. Getting it? So there has to be any mechanism to protect oneself from lightning strikes. Is your building not vulnerable where you are sitting? ये भी vulnerable है. तो क्या करते हैं बिल्डिंग्स में? उसको बोलते हैं सर्ज अरेस्टर और लाइटनिंग अरेस्टर लगाते हैं हम लोग. सर्ज अरेस्टर और लाइटनिंग अरेस्टर, whatever you say. So you can protect buildings from it, big monuments from it. But what about the people who are traveling across the road and all of a sudden there is a lightning? क्या करेंगे उसका? So what is being advised? Even since the inception of your childhood, your parents would have been saying कि whenever there is a lightning strike, try to sleep there, sit there. Why? Because see what happens is, lightning कैसे होता है? अच्छा, you are from physics background, okay? Now you tell me, when there is a flow of current, when the circuit is closed, circuit close होगा तभी तो current flow करेगा. Now the potential of lightning is in thousands of megawatts, megavolts, I would say, the potential. Now when there will be a potential difference, only then the current will flow, है ना. तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए सर्किट क्लोज होना चाहिए. तो जब लाइटनिंग होता है ना, तो सर्किट कैसे क्लोज होगा? द एयर विल ऑल्सो गेट चार्ज, है ना. एयर का भी तो ब्रेकडाउन कैपेसिटी होता है. कितना होता है? समवेयर अराउंड 30 किलोवोल्ट पर, ऐसे कुछ है ना. तभी तो कोरोनल डिस्चार्ज होता है. आप लोग है कि नहीं फिजिक्स बैकग्राउंड के? तो बोल नहीं रहे आप लोग. तो वंस वो कंडक्ट हो जाएगा एयर का पाथ, तो सबसे पहले उसको जो भी चीज दिखेगा ना, वो वहां से कंडक्ट करना शुरू करते हैं. यू आर इन एन ओपन स्पेस, लेट्स से माई हाइट इज ग्रेटर देन योर हाइट, सब्सटेंशियली ग्रेटर बोल रहा हूँ. ग्रेटर मतलब नॉट इन इंचेस. तो क्या होगा? पहले मुझे लाइटनिंग को मैं मिलूंगा या तुम मिलोगे? मैं मिलूंगा. तो आई विल बी गेटिंग कंडक्टेड फर्स्ट. तो इन केस यू आर इन एन ओपन रोड, तो क्या होगा? अगर लंबे लंबे पेड़ होंगे तो उसको पहले पेड़ मिलेंगे या पहले तुम मिलोगे? तो यू विल बी सेव्ड ना. तो दिस इज द होल ऑब्जेक्टिव, प्लांटिंग पाम ट्रीज. लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी है. इसका इकोनॉमिक वायबिलिटी और प्रैक्टिकल वायबिलिटी इन लोगों ने अच्छे से चेक नहीं किया. वो इसीलिए
if they are planting 1.9 million trees, saplings or seeds, it will take around 4 to 5 years or let's say 10 years to rise up to that height. तो तब तक क्या होगा? लाइटनिंग नहीं होगा। तो ये तो बहुत लॉन्ग टर्म का प्लानिंग है। अभी के लिए हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे डेफिशिएंसी रहा है। गेटिंग इट? यही ये चीज बोलना चाह रहा है। अब इस न्यूज से हम लोग क्या नहीं निकाल सकते? तो बहुत कुछ निकाल सकते। चलो नेक्स्ट, fresh water aquaculture. You know, what does a plant need to survive and thrive? क्या चाहिए उसको? I'll give you the options. You'll tell me if it is required or not. एयर चाहिए? एयर मतलब उसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सब है। एयर चाहिए? सॉइल चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए? चाहिए। वाटर चाहिए? और कुछ ऐसा बहुत जरूरी है जो चाहिए? भूल जाते हो। खाना कैसे बनाएगा वो? लेकिन मुझे बताइए कि अगर सॉइल ना हो तो प्लांट सरवाइव करेगा या नहीं करेगा? हैव यू सीन प्लांट्स विदाउट सॉइल? हाउ डिड दे सर्वाइव? अभी तो आपने बोला ना कि सॉइल नहीं हो तो सर्वाइव नहीं करेगा। मैम ज्योग्राफी राइट? प्लीज टेल अस, एनलाइटन द क्लास। It actually needs nutrients. If there are nutrients in soil, that is fine. If there are nutrients in water, that is again fine. उसको तो nutrients चाहिए ना? Doesn't matter you are providing soil or not. Our soil, our earth is abundant in nutrients. That is why we plant saplings, we plant trees, we plant everything on soil. But if you provide the same amount of nutrients in water also, they can also survive. Given the case, the plant are not hydrophobic in nature. अगर कुछ प्लांट्स हाइड्रोफोबिक होंगे तो सर्वाइव नहीं करेंगे ना। अब जैसे डेजर्ट में कैक्टस होता है, उसको तुम पानी में डाल दोगे तो क्या करेगा वो? उसका एडेप्टेशन है ही नहीं वैसा। इट हैज अडॉप्टेड टू सर्वाइव इन व्हाट? ज़ेरोफाइटिक कंडीशंस। एग्जाम कब है? बोलो कुछ। अब मुझे ये बताएं आप, एक्वाकल्चर। भाई एक्वाकल्चर का मतलब ये होता है नॉट इन्वॉल्विंग सॉइल, दोज कल्टीवेशन नॉट इन्वॉल्विंग सॉइल। अब भाई फ्रेश वाटर से क्या मतलब है? साफ पानी में एक्वाकल्चर करना है। जनरली नॉट एडवाइजेबल। क्यों नॉट एडवाइजेबल? क्योंकि जितना गंदा होगा आपका पानी उतना ज्यादा उसमें होगा न्यूट्रिएंट्स, वो आप नहीं ऑब्जर्व कर सकते ना, बिकॉज वी आर वेरी सॉफ्ट क्रिएचर्स। प्लांट कैन डू एनीथिंग, दे सर्वाइव द टॉक्सिन्स आल्सो। तो वो क्या करेगा? वो सारे न्यूट्रिएंट्स को ले लेगा। हैव यू सीन द बैम्बू प्लांट्स इन प्लेस्ड इन होम्स? You will see many people these days what they are doing is using the RO water for this bamboo. उनको क्या लगता है कि RO पानी साफ होता है तो बैम्बू को अच्छा रहेगा। अरे नहीं भैया, उसमें क्या है ना कि वो जितना गंदा होगा वो पानी उतना ज़्यादा मिनरल्स होंगे एंड बैम्बू विल टेक द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देम बिकॉज यू आर नॉट एडिंग एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स। तो इस एक्वाकल्चर में क्या होता है कि इस तरह के ट्यूब्स वगैरह होते हैं, ठीक है। इस ट्यूब्स के बीच में यू प्लांट सैपलिंग्स, यहाँ पे आप सैपलिंग्स लगाते हैं ट्यूब्स के बीच में। इसके अंदर क्या है भैया? इसके अंदर है पानी, इसके अंदर वाटर है। अब इस वाटर में आप क्या करते हैं? नेक्स्ट, हर तरह के न्यूट्रिएंट्स NPK DAP एटसेट्रा एटसेट्रा इसको इसमें डाल देते हैं।
अब वो इसके अंदर इस तरह से फ्लो करता है। अब ये जो सैपलिंग्स है इनके ग्रोथ में वो हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा भाई? तो यहाँ पे रूट्स ग्रो करना शुरू करेंगे, यहाँ पे इनका कैनोपी ग्रो करना शुरू करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? अंडरस्टूड द होल प्रोसेस? तो ये जो न्यूट्रिएंट्स का इन्फ्लक्स हो रहा है, इट इज वाई बिकॉज वाटर डजंट कंटेन दोज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, दैट इज वाई यू हैव टू प्रोवाइड सच न्यूट्रिएंट्स, फर्टिलाइजर्स फॉर दैट मैटर। समझ रहे हैं आप? तो फ्रेश वाटर में तो और भी कम होंगे ना, तो ये न्यूट्रिएंट्स आपको और ज्यादा देने होंगे। जितना गंदा होगा वो पानी, गंदा एज इन नॉर्मल वाटर, व्हाट वी प्रोक्योर अनफिल्टर्ड वाटर, वो आपको एडेड न्यूट्रिएंट्स कम करना होगा। बट एक एडवांटेज एक्वाकल्चर का क्या है, इफ यू नो दैट आई एम एडिंग फ्रेश वाटर, दैट मीन्स यू नो एग्जैक्टली हाउ मच न्यूट्रिएंट आई नीड टू ऐड। बट इन केस द वाटर इज अनफिल्टर्ड, यू डोंट नो एग्जैक्टली हाउ मच आई नीड टू ऐड। उसके लिए तो उसका टेस्टिंग कराना होगा फिर, तो इसका भी तो खर्चा है। गेटिंग? तो दिस इज व्हाट हैज ट्रांसपायर्ड। क्या हो रहा है भाई कंधमाल डिस्ट्रिक्ट में? फॉर एससी फार्मर्स, शेड्यूल कास्ट फार्मर्स, ICAR has been organizing an awareness about aquaculture. Why in Kandhamal district? Is it a water deficient region or a water surplus region? If it's a deficit region, aquaculture क्यों कर रहे हो वहां पे? That means there would be a river there, है ना? Find out. अब इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस कैसे क्या है, दैट इज फॉर द मेंस। आपको फिर भी मालूम होना चाहिए, मालूम हो जाए। इको सेंसिटिव जोन, आई टोल्ड यू अबाउट द कैनोपी ब्रिज इन भीतरकनिका, दिस इज द सेम एग्जांपल। सी, देखो यहाँ लिखा है पीपल आर प्रोटेस्टिंग फॉर मेकिंग द 10 किलोमीटर रेंज एट एज ESZ। बताया था ना, इको सेंसिटिव जोन बना रहे हैं। कितना एरिया को? जो 10 किलोमीटर का पेरीफेरी है। तो वाई पीपल आर प्रोटेस्टिंग? वो इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर इको सेंसिटिव जोन हो जाएगा तो ह्यूमंस के लिए प्रॉब्लम है ना। जो लोग वहां रहते हैं 10 किलोमीटर के रेंज में, उनका कमर्शियलाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दिस इज द थिंग, गेटिंग इट? एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव टोल्ड यू। ओके, नेक्स्ट, what is more important is about this railway projects. Bhai, one more thing you must know before the examinations: which districts in Odisha are still not connected by railways till the month of August. अगस्त मतलब, सॉरी छोड़ दो इसको, सितंबर, क्योंकि बाय दैट टाइम क्वेश्चन पेपर वुड बी फॉर्म्ड। क्वेश्चन पेपर हो गया होगा ना, तो सितंबर तक आप चेक करना कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में रेलवे कनेक्टिविटी अभी नहीं है। फॉर दैट मैटर 4 to 5 डिस्ट्रिक्ट्स इन आवर स्टेट वे आर नॉट कनेक्टेड बाय रेलवेज एट ऑल, बट 6 न्यू रेलवे प्रोजेक्ट्स आर देयर। वो कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे हैं, वो उन डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ है या नहीं हुआ है जिनमें रेलवेज का पेनिट्रेशन नहीं था। दिस इज ऑन यू टू फाइंड इट आउट, करेक्ट? एंड इट इज मेंशन्ड इन द इकोनॉमिक सर्वे क्लास ऑल्सो। आई हैव टेकन दैट क्लास, इफ यू रिमेंबर, गो थ्रू द PDF, इट इज मेंशन्ड। ओके, तो देर आर 6 प्रोजेक्ट्स, ये देखिए यहाँ पे 6 प्रोजेक्ट्स। तो कौन से 6 डिस्ट्रिक्ट्स में है भाई? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। सुना है इसके बारे में? दिस टर्म हैज बीन गिवन बाय नीति आयोग। बैकवर्ड नहीं बोलते वो लोग, वो बोलते हैं एस्पिरेशनल। कौन कौन सा है भाई? ईस्टर्न सिंहभूम झारखंड, भड़ाद्री, कोठागुड़ेन, आई डोंट नो वेयर, आई थिंक आइदर इन छत्तीसगढ़ और झारखंड। दिस इज इन ओडिशा, मालकानगिरी, कलाहांडी, नवरंगपुर एंड रायगढ़। These 4 are in Odisha. Now you need to find out which, if any of them, any of these 4 are there in those districts, whether they are
कनेक्टेड बाय रेलवे और नॉट। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना होगा। सिग्निफिकेंस क्या है भाई, ये रूट्स में अगर रेलवे चल जाए तो वहां पे हमारा बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है कमोडिटीज का, लाइक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, सर्टेन फर्टिलाइजर्स। क्यों? कलाहांडी, नवरंगपुर, दीज आर हब्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। ठीक है, कोल, आयरन, स्टील, सीमेंट, बॉक्साइट, बॉक्साइट फॉर कोरापुट, कलाहांडी। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा ना। अब तो ट्रक से लाते होंगे, ट्रेन से लाएंगे तो एक साथ बल्क में ला सकते हैं। दैट इज द थिंग। 4 न्यू एनएच प्रोजेक्ट्स, नेशनल हाईवे बना रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर रोडवेज, प्रीवियस क्या था? इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवेज। ठीक है, 14,000 करोड़ का एनएच बना रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा इज डूइंग और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ओडिशा। गेटिंग इट? कहाँ कहाँ है भाई? पूरी एनएच बन रहा है, चंडीखोल बड़बिल, खोर्धा नयागढ़, काशीनगर जूनागढ़। दिस इज द न्यूज, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। These are a few portals which are made for good governance. कैसे? नहीं भाई, इन चीजों से क्या होता है? सिटीजन सेंट्रिक सर्विस डिलीवरी। Ultimately what you are doing? You are delivering some government service to the citizens. तो भाई सिटीजन को जैसा हेल्पफुल होगा आप वैसा प्रोवाइड करेंगे ना। तो आपको लगने लगता है कि अगर मोबाइल ऐप हो जाता है तो सबसे इजी हो जाता है लोगों के लिए? दे कैन डू इट एट देयर ओन इंटरेस्ट एंड विशेस एंड डिजायर्स। एंड सर्विस डिलीवरी, सिटीजन सेंट्रिक सर्विस डिलीवरी, गवर्नमेंट सर्विस को डिलीवर करना है, वो कैसा होना चाहिए? वो सिटीजन सेंट्रिक होना चाहिए। दैट्स इट। दिस इज अ पार्ट ऑफ गुड गवर्नेंस. That is what they are doing in order to facilitate the easy payment of electricity bill. Where? Not in Bhubaneswar, in Gram Panchayat level. The state government, in collaboration with Tata Power Limited. You know, all the distributions in our state is managed by Tata Power. In Bhubaneswar, they have TPCODL. सुना है इसके बारे में? तो ये टाटा पावर का ही है ना, टाटा पावर सेंट्रल। उसी तरह से नॉर्दर्न साइड में TPNODL है। तो व्हाट दे हैव डन इज दे हैव लॉन्च्ड अ वेब पोर्टल। ठीक है, वेब पोर्टल का नाम है GCMS, और एक मोबाइल ऐप बनाया है। इसकी उससे क्या बनाया है भाई? इजीली इलेक्ट्रिक बिल पे पेमेंट हो सकता है। समझ रहे? गवर्नमेंट सर्विसेज फॉर व्हाट? सर्विस डिलीवरी टू सिटीजन्स, जो सिटीजन्स के लिए इजी हो। तो सिटीजन सेंट्रिक। देखो भाई, NIRF सुना होगा बहुत बार। NIRF का रैंकिंग इज वेरी वेरी एक्सेप्टेड इन इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो एम्स भुवनेश्वर का लास्ट ईयर रैंक था कितना? मे बी 22 था, आई थिंक सो, नहीं 26 था। द रैंक वाज 26 इन NIRF रैंकिंग। दिस ईयर इट हैज सिक्योर्ड 15th रैंक। तो आपको क्या करना है? NIRF के रैंकिंग में विच इज द फर्स्ट in India, second, first in Odisha, basis of ranking, ये 3 चीज आपको जानना होगा। किस बेसिस पे वो लोग रैंकिंग कर रहे हैं? व्हाट आर द मेट्रिक्स, व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स, व्हाट आर द पैरामीटर्स? समझ गए? देखो यहाँ पे लिखा भी है, द रैंकिंग इज रिलीज्ड ऑन 5 पैरामीटर्स। दीज आर द 5 पैरामीटर्स। OPSC पूछता है कि कौन से पैरामीटर्स पे है। 2 or 3 years back maybe they had asked कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का पैरामीटर्स क्या क्या है। दे गेव यू 4 ऑप्शंस, आर दोस 4 देयर इन नॉट? मल्टीपल वेर करेक्ट, नॉट अ सिंगल वन। इसीलिए आपको ये सब भी okay. Next, what is Suvahak initiative? This is mentioned in economic survey class also. Su, good sense, right? Su means good. Vahak, Vahak means one who is riding a vehicle. A good initiative for the one who is riding a vehicle. वही तो है सुवाहक। The State Transport Authority has been given the FICCI Road Safety Award
2024 for groundbreaking initiative. क्या किया है? The Suvak initiative is a road safety program in Odisha that provides state-funded training for drivers. Now my question is, there are 2 to 3 training centers. कहाँ वो training center में? I have taken that in budget and economic survey class. If you go through the PDF, you will find it out. There are 2 or 3 designated areas. Find it out. This is the provision. So this was all about the current affairs, especially with respect to Odisha is concerned. Okay. I expect not a lot of questions from Odisha part, but in general, if there is a question from Odisha part, not only with respect to current affairs, with respect to the static part also, I think we have covered them very, very holistically. So that at least if you don't know the correct answer, you can go and eliminate a few statements so as to reach the correct answer. Getting the point? So this is something you can do. So this was all from my side. If you have something from your side, you tell me, or any questions from your side. Anything to strategize how to. Okay, then I'll stop the class here, then you'll ask me, okay? Okay, thanks a lot.